नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत हुई खराब, सर गंगाराम अस्पताल में हुई भर्ती। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दी जानकारी। पूर्व वित्त मंत्री ने ली चुटकी, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम बोले $5 ट्रिलियन जीडीपी लक्ष्य शिफ्टिंग गोल पोस्ट का मामला 2023-24 तक पूरा करना था सरकार का लक्ष्य, लेकिन हम इसके आसपास भी नहीं। शिवसेना सांसद ने राज्यसभा चुनाव को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, संजय राउत बोले 48 घंटे के लिए ईडी हमारे हाथ में देके देखिए, देवेंद्र फडणवीस भी शिवसेना को वोट करेंगे। आईपीएल के मीडिया राइट्स की बोली से बीसीसीआई का भरेगा खजाना, 2023 से 2027 के लिए मीडिया राइट्स की बोली जा सकती है 50,000 करोड़ के पार। पहले दिन 42,000 करोड़ के ऊपर पहुंची बोली, कल होगा नीलामी का फैसला। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। नुपुर शर्मा कब गिरफ्तार होंगी, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। उनके खिलाफ देश भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, फिर भी नुपुर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन जो लोग नुपुर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उनके मकानों पर जरूर बुलडोजर चल रहा है। उन्हें घर से बेघर किया जा रहा है, जेल में भेजा जा रहा है। नुपुर की जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर हो रही कार्रवाई पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके साथ बात करेंगे कर्नाटक में शिक्षा के भगवाकरण की कोशिश पर बढ़ते विरोध की। इस विरोध ने क्यों बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है? वैसे बीजेपी भगवाकरण पर ही बैकफुट पर नहीं है, इस समय वो राष्ट्रपति चुनावों को लेकर भी बैकफुट पर दिख रही है। इन खबरों पर भी हम करेंगे बात, साथ में जानेंगे ईडी के नोटिस पर क्यों भड़की कांग्रेस और कहां-कहां हुआ कांग्रेस का प्रदर्शन। इसके अलावा और भी दूसरी और खबरों से भी हम आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, नुपुर शर्मा कब गिरफ्तार होंगी, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। मुंबई पुलिस उन्हें समन पर समन भेज रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। नुपुर पर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन जो लोग नुपुर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर सरकार की नजरें जरूर टेढ़ी हो रही हैं। यूपी में सैकड़ों लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, कई हिरासत में लिए जा रहे हैं, और हिरासत में उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, ये बीजेपी विधायक के वीडियो ने ही साफ कर दिया, जहां कुछ लोगों पर पुलिस वाले अपनी ताकत दिखा रहे हैं। नुपुर मामले में आज दिन भर क्या कुछ हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। अपने विवादित बयान के बाद से नुपुर शर्मा बुरी तरह घिर गई हैं। देश के साथ साथ मुस्लिम देशों में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ विवाद बढ़ता जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। लेकिन इस मामले में नुपुर के खिलाफ धीमी कार्यवाही ने लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया है। ऐसे में अब देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं इस प्रदर्शन ने तो पहले ही नुपुर की मुश्किलें बढ़ाई हुई थी, अब इसी बीच मुंबई पुलिस ने भी नुपुर को टेंशन दे दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुंबई पुलिस ने नुपुर के खिलाफ अब दूसरा नोटिस जारी किया है। नुपुर शर्मा के खिलाफ इस बार पायधोनी पुलिस ने 25 जून को पेश होने के लिए समन जारी किया है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद नुपुर शर्मा को मुंबई की मुंब्रा, ठाणे और पायोधनी पुलिस ने बयान दर्ज करने के लिए समन जारी किया है। ऐसे में अगर नुपुर अब भी पेश नहीं होती हैं, तो उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हो सकता है। जहां महाराष्ट्र सरकार नुपुर को लेकर सख्ती दिखा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई के जरिए एक बार फिर एक विशेष समुदाय को टारगेट कर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। शुक्रवार को प्रयागराज में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद आज योगी सरकार का बुलडोजर करेली थाना क्षेत्र में जेके आशियाना पहुंचा, जहां जावेद मोहम्मद के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। जावेद पर आरोप लगाया गया है कि प्रयागराज के प्रदर्शन में उसका हाथ था। जावेद के सहारे अब जेएनयू का कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि जावेद की बेटी आफरीन जेएनयू की छात्रा है। यूपी पुलिस की एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ जेएनयू में छात्रों ने प्रदर्शन भी किया। छात्रों का गुस्सा सरकार को भारी पड़ सकता है। वहीं अब इस मामले में राजनीतिक दल भी योगी सरकार की कार्रवाई के खिलाफ उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करते हुए ट्वीट किया है। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा, ये कहाँ का इंसाफ है कि जिसकी वजह से देश में हालात बिगड़े और दुनिया भर में सख्त प्रतिक्रिया हुई, वो सुरक्षा के घेरे में है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना वैधानिक जांच पड़ताल बुलडोजर से सजा दी जा रही है। इसकी अनुमति न हमारी संस्कृति देती है, न धर्म, न विधान,
विधान न संविधान। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर सरकार की कार्यवाही को पूरी तरह गलत बताया है। वहीं जिस तरह से पिछली घटनाओं के दौरान एक तरफा बुलडोजर कार्रवाई हुई है, उसे देखकर अखिलेश का आरोप सही साबित होता नजर आता है। इस तरह से सरकार सिर्फ एक खास समुदाय को टारगेट कर उसमें डर पैदा करने की कोशिश कर रही है और ऐसा करके नुपुर शर्मा का बचाव भी किया जा रहा है। लेकिन उनके खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। बता दें कि इस प्रदर्शन का असर सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और झारखंड में देखने को मिला है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई घटना के सिलसिले में अब तक कुल 13 एफआईआर दर्ज करते हुए पुलिस ने 255 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा रांची में इंटरनेट सेवा को रोक दिया गया था, जिसे फिर से बहाल कर दिया गया है। प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस प्रदर्शन की जिम्मेदार नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्ती क्यों नहीं की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। वहीं उत्तर प्रदेश में जावेद के घर को पूरी तरह ढहा दिया गया है, लेकिन सरकार की इस कार्रवाई से सवाल ये उठता है कि सरकार को ये अवैध अतिक्रमण तभी नजर क्यों आता है जब दो समुदाय के बीच झड़प की खबरें आती हैं। हालांकि इस मामले में अब विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। वहीं देश भर में प्रदर्शन तो जारी है और सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार कब तक फैसला लेगी, ये देखना होगा। नुपुर का बयान बीजेपी और मोदी सरकार दोनों पर ही भारी पड़ता दिख रहा है, लेकिन भगवा दल इससे कोई सबक लेता नहीं दिख रहा है। भगवाकरण की राह पर बढ़ रही बीजेपी की राज्य सरकारें भी हिंदुत्व को ही बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। इसी कोशिश के चलते अब कर्नाटक में बीजेपी की बसवराज सरकार मुश्किल में आ गई है। उसके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति को हवा देने के लिए किस कदर उतावली रहती है, इस सच से हर कोई वाकिफ है। लेकिन अब अपनी सियासत को चमकाने के लिए वो शिक्षा को भी बीच में घसीट रही है। दक्षिण में दम दिखाने के लिए बीजेपी सरकार ने कर्नाटक में कक्षा 1 से 10 तक की सामाजिक विज्ञान की किताब में परिवर्तन किया है। इसे लेकर बीजेपी शासित सरकार पर भगवाकरण करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री और टेक्स्ट बुक कमेटी के हेड रोहित चक्रतीर्थ ने कहा कि पहले की किताब वामपंथी सोच और ब्राह्मण विरोधी विचारधारा शामिल की गई थी। अब भले ही बीजेपी इसे ब्राह्मण विरोधी बता रही हो, लेकिन इस बदलाव पर बवाल छिड़ गया है। खासकर लिंगायत समुदाय के संस्थापक बासवन्ना को लेकर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। दरअसल पहले की किताब में बासवन्ना को लिंगायत समुदाय का संत, जीवन जीने का नया तरीका बताना आदि का जिक्र किया गया था। वहीं नई किताब में केवल बासवन्ना की वीरशैव मान्यता में सुधार करने वाला बताया गया है। उनके बारे में बाकी कुछ ज्यादा नहीं बताया गया है। इसी के साथ ही कांग्रेस विधायक प्रियंक खड़गे ने कहा कि नई किताब में अंबेडकर को संविधान का निर्माता नहीं बताया गया। उनके जन्म स्थान और माता पिता की जानकारी हटा दी गई। मेहर सत्याग्रह और कालाराम मंदिर में उनके प्रवेश की घटनाओं को भी हटा दिया गया। इतना ही नहीं, पुंदरा दास, कनक दास और शिशुनाला शरीफ के बारे में विषय वस्तु हटा दी गई है। वहीं कक्षा 7 की पुस्तक से अक्का महादेवी 12वीं शताब्दी की कवित्री का चैप्टर हटा दिया गया है। कक्षा 6 की पुस्तक से भुवनेश्वरी के हाथ में कन्नड़ झंडा वाला फोटो हटाकर देवी के हाथ में भगवा झंडा वाली तस्वीर लगाई गई है। हालांकि विरोध के बाद कर्नाटक सरकार ने पुरानी तस्वीर को फिर से जगह देने का फैसला किया है। बावजूद इसके बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। लिंगायत मठों ने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 9वीं कक्षा की किताब में बासवन्ना के बारे में अध्याय में परिवर्तन किए जाएं। ये नाराजगी चुनाव में भारी पड़ सकती है, क्योंकि राज्य में 17% आबादी लिंगायतों की है। वो चुनाव में अहम भूमिका अदा करते हैं। ऐसे में ये समुदाय बीजेपी के खिलाफ भी जा सकता है। बीजेपी की रणनीति ही अब उस पर भारी पड़ती दिख रही है। कर्नाटक सरकार दबाव में दिख रही है और वो स्कूल की किताब में फिर से संशोधन को तैयार होती भी दिख रही है। दबाव में मोदी सरकार भी दिख रही है और ये दबाव है विपक्षी दलों की एकता का। विपक्षी दल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एकजुट हो गए हैं, जिसके बाद बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। बीजेपी को अपने उम्मीदवार की हार तय दिख रही है। वैसे अभी किसी ओर से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए अब बीजेपी विपक्ष से बात करने को तैयार हो गई है। बीजेपी को लग रहा है राष्ट्रपति चुनावों में अपने उम्मीदवार की हार का डर। राष्ट्रपति चुनावों में आंकड़े के खेल में पिछड़ गई है बीजेपी। अधिकांश राज्यों में विपक्ष की मजबूत स्थिति ने बिगाड़ दिए हैं एनडीए के समीकरण। विपक्ष की एकता में सेंधमारी की कोशिश में फेल हो चुकी है बीजेपी। देश में नए राष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान होने के बाद से ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। चुनावों में एनडीए के पास 49% से कम वोट हैं, तो विपक्ष के पास वोटों का आंकड़ा 51% से भी ज्यादा है। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए विपक्ष से 2% से
से ज्यादा वोटों के मार्जिन से पिछड़ रहा है। इस बीच ममता बनर्जी के न्योते पर विपक्षी दलों की एक बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। ममता के इस न्योते को लगभग सभी विपक्षी दलों ने स्वीकार कर लिया है। तेलंगाना के सीएम केसीआर और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी को भी साधने की कोशिश तेज हो चुकी है और दोनों ही नेताओं की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, जिसके बाद से बीजेपी बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि बीजेपी को भरोसा था कि टीआरएस और वाईएसआरसीपी का समर्थन उसे मिल सकता है। लेकिन अब साफ हो गया है कि ये दोनों दल भी विपक्ष के मोर्चे में जाने को तैयार हैं। इसके बाद अब मोदी सरकार को अपने उम्मीदवार की हार का डर सता रहा है और मोदी सरकार और बीजेपी दोनों की ही तरफ से विपक्षी दलों को बनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। विपक्षी दलों से बातचीत करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को आगे बढ़ाया गया है। दोनों नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो विपक्षी दलों से बातचीत कर राष्ट्रपति चुनावों के लिए सर्वसम्मति तैयार करें। बीजेपी चुनाव से बचने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। सर्वसम्मति के नाम पर विपक्षी एकता में फूट डालने की कोशिश भी शुरू हो गई है, लेकिन इस बार विपक्षी दलों ने साफ कर दिया है कि वो एकजुट रहेंगे। 15 जून को दिल्ली में होने वाली बैठक के सहारे सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव ही नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर भी बड़ी रणनीति तैयार हो सकती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट। बीजेपी ने किसी भी बड़े मसले पर विपक्ष के साथ कभी बात नहीं की, लेकिन अब जब हार दिख रही है तो विपक्ष से बात करने को तैयार दिख रही है। वैसे राष्ट्रपति उम्मीदवारी को लेकर सर्वसम्मति बनेगी ये मुश्किल दिख रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मोदी सरकार की विपक्ष के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल की नीति है। ईडी के सहारे विपक्षी दलों को परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तो ईडी ने नोटिस ही भेज रखा है, जिसे लेकर आज कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। प्रवर्तन निदेशालय की लगातार विपक्ष पर हो रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नाकामियों को छिपाने के लिए केंद्र सरकार ईडी का प्रयोग कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि जब देश का केयरटेकर हमारी सीमाओं की अखंडता की रक्षा करने के अपने कर्तव्य में विफल रहा तो उसने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ईडी को भेजा, लेकिन हम अपने देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं पड़ने देंगे। इसके साथ ही पार्टी ने ये भी कहा कि भारत बीजेपी के जरिए भड़काई गई नफरत के खिलाफ आवाज उठा रहा है। अब ईडी इस आवाज को दबाने आई है, लेकिन नफरत के खिलाफ हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। लड़ाई जारी है। बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 13 जून और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 23 जून को तलब किया है। इससे पहले सोनिया गांधी को ईडी ने 8 जून को बुलाया था, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उन्होंने और समय मांगा था, जिसके बाद ईडी ने उन्हें 23 जून को बुलाया है। तो वहीं अब कांग्रेस ने ईडी को राजनीतिक और कानूनी तौर पर भी टक्कर देने का फैसला किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमवार को राहुल गांधी के साथ ईडी कार्यालय जाएंगे। ये फैसला राज्य प्रभारियों, महासचिवों और प्रदेश अध्यक्षों की गुरुवार को हुई बैठक में लिया गया था। कांग्रेस के निशाने पर केंद्र सरकार है। पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस की चिंता हरियाणा ने बढ़ा रखी है। पार्टी कैसे जीती हुई सीट हार गई, इस पर मंथन चल रहा है। कुलदीप बिश्नोई पर तो कार्रवाई हो चुकी है और अब पार्टी सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। हरियाणा के राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ सभी दल एक हो गए हैं, वो दल भी जो अभी तक बीजेपी का विरोध कर रहे थे। इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तंज कसते हुए कहा कि अजय माकन भले ही हार गए हों, लेकिन इससे कांग्रेस के विरोधियों का पर्दाफाश जनता की नजर में हो गया है। उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि 2024 के विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। इंडियन नेशनल लोकदल जिसके पास एक विधायक है वो भी कहीं नहीं होगा। INLD विधायक अभय चौटाला पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ऐलानाबाद में उपचुनाव के दौरान वो बीजेपी के खिलाफ किसानों के नाम पर वोट मांगते थे और यहाँ तक कहते थे कि जेजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है, लेकिन अब वो बीजेपी और जेजेपी के साथ हो गए हैं। राजनीति में कोई अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले सकता, जनहित को ध्यान में रखना होगा। हुड्डा ने कहा कि हमारे पास 31 वोट थे, कुलदीप ने क्रॉस वोटिंग की, हमारा एक वोट रद्द हो गया। मुझे नहीं पता कि वोट डालते समय जानबूझकर गलती की गई या फिर अनजाने में हुई, लेकिन इसमें कुछ स्वार्थ जरूर था। दूसरी ओर अजय माकन की हार के बाद कांग्रेस एक्शन में है। कुलदीप बिश्नोई पर कार्रवाई हो चुकी है और अब उस विधायक पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है जिसका वोट रद्द हुआ है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वोट किसका रद्द हुआ है। पहले दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने वोट गलत तरीके से डाला है, लेकिन उन्होंने इस दावे का खुद खंडन किया है। किरण चौधरी ने कहा
कि उनका वोट रद्द नहीं हुआ है, उन्होंने सही वोट डाला था। बीजेपी ने उनके वोट को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी, लेकिन आयोग ने उनका वोट सही करार दिया था। मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। अब कांग्रेस को ये पता लगाना है कि किसका वोट रद्द हुआ है। वैसे पार्टी के हर विधायक को वोट डालने से पहले अपने एजेंट को बैलेट पेपर दिखाना होता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि गलती कहां हुई। और बुलेटिन के आखिर में बात बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की। लालू प्रसाद यादव 75 साल के हो चुके हैं। इस समय कई बीमारियों से तो वो जूझ ही रहे हैं, उन पर कई केस भी चल रहे हैं, जिसे लेकर उनका अधिकांश समय जेल, कोर्ट और अस्पताल में बीत रहा है। लालू की राजनीति में पहले जितनी सक्रियता तो नहीं रही, लेकिन आज भी उनकी अपील बिहार में सबसे ज्यादा सुनी जाती है। अब उन्होंने अपने समर्थकों से एक बार फिर लड़ने का आह्वान किया है। बिहार में आरजेडी तेजी से मजबूत हो रही है। हाल ही में हुए तमाम चुनावों में आरजेडी का प्रदर्शन इस बात का गवाह है। बीते दिन लालू यादव का जन्मदिन था, जिसे पूरे बिहार में उनके समर्थकों ने मनाया। आज इसे लेकर लालू ने सभी को धन्यवाद दिया, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ डटकर संघर्ष करने का ऐलान भी किया। लालू यादव ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार देश में सांप्रदायिक सद्भाव को खराब कर रही है, उसके खिलाफ लड़ना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, संसाधनों की कमी से नहीं बल्कि मजबूत इरादों की कमी से न्याय की भावना को नुकसान पहुंचता है। इसलिए मैं देश और बिहार की जनता से अपील करता हूं कि अपने इरादों को मजबूत करो, सांप्रदायिकता और असमानता के खिलाफ मुखर आवाज बनो, अन्याय से लड़ो, बराबरी से लड़ो, ताकि हर गरीब, वंचित और शोषित को न्याय मिल सके। गरीबों और वंचितों की तरक्की होगी तभी देश आगे बढ़ेगा। इनकी आवाज जितनी सशक्त होगी, देश उतना ही विकसित होगा। मैं लड़ता रहा जीवन भर न्याय के लिए। अब समय आ गया है, तुम उठो, तुम भी लड़ो। तो लालू यादव के हुंकार का कितना असर उनके समर्थकों पर होता है, इस हुंकार की सत्ता पक्ष से क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर अब सबकी निगाहें टिक गई हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।